आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर हैं। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। ये 60 के दशक का एक आम दिन था। बॉलीवुड एक्ट्रेस वहीदा रहमान को इल्म नहीं था कि ये दिन उनके लिए खास होने वाला है। डाकिया उनके घर एक पैगाम छोड़ गया था। वहीदा ने लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया, और हर लाइन के साथ उनकी मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी। ये एक फिल्म डायरेक्टर का भेजा हुआ ऑफर था। उसमें लिखा था, वहीदा जी, मेरे लीडिंग मैन सौमित्र चैटर्जी और मेरी यूनिट का मानना है कि मेरी अगली फिल्म अभिजन में हीरोइन गुलाबी के रोल में आप सबसे मुफीद बैठेंगी। अगर आप इस रोल के लिए राजी हो जाती हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वहीदा ने कल्पना नहीं की थी कि जिस डायरेक्टर के साथ काम करने की तमन्ना वो बरसों से पाले बैठी हैं, वो खत उसी ने लिखा है। खुशी और हैरत में वहीदा ने उस डायरेक्टर को फ़ोन मिलाया और कहा, मैं नहीं जानती कि आपने मुझे अपनी फिल्म में क्यों चुना। मुझे बस इतना पता है कि मैं आपकी फिल्म में काम कर रही हूँ और मेरे लिए ये हर अवार्ड से बढ़कर है। मैं अब हर किसी को बताऊंगी कि मैं अभिजन फिल्म की हीरोइन हूँ। मैं सत्यजीत रे की फिल्म की हीरोइन हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप मिश्र है और आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं नामी गिरामी। और आज बात भारतीय सिनेमा के महानतम डायरेक्टर्स में से एक सत्यजीत रे की, जिन्हें लोग मानिकदा कहकर भी पुकारते थे। I think I've managed to evolve an absolutely Bengali, I wouldn't say Indian because India is a vast country and a very varied sort of country. I think I've been able to evolve a Bengali style of a realistic sort of filmmaking. डायरेक्टर, राइटर, पब्लिशर, इलस्ट्रेटर, कैलीग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर, साहित्यकार, फिल्म क्रिटिक, सत्यजीत रे सब कुछ थे। सब कुछ करने की हसरत रखते थे। जिंदगी उनकी आसान नहीं थी। दुनिया ने उन्हें खूब सराहा, लेकिन सराहने के अलावा जाने कितनी बार दुत्कारा भी। वरिष्ठ सिने पत्रकार सैयद मोहम्मद इरफान रे साहब को कुछ यूं परिभाषित करते हैं। सब लोग जानते हैं कि वो न सिर्फ एक बड़े ही कुशल लेखक और संपादक थे, बल्कि वो एक इलस्ट्रेटर, एक आर्टिस्ट, एक ग्राफिक डिजाइनर, टाइपोग्राफर, वो म्यूजिशियन से म्यूजिक डायरेक्शन अपनी फिल्मों का खुद करते थे, फिल्म मेकर तो वो थे ही। तो इस तरह से अगर देखें तो खुद उनके जीवन में जैसे डीसी का एक प्रेरणा बनकर आए, उसी तरह वो खुद एक प्रेरणा बनकर आने वाली जनरेशन के लिए खड़े हुए। तो जैसे हिंदी की कविता में कहा जाता है कि मुक्तिबोध या शमशेर ये कवियों के कवि हैं, उसी तरह हम कह सकते हैं कि डीसी का फिल्मकार थे, सत्यजीत रे फिल्मकारों के फिल्मकार थे। तो सत्यजीत रे ने वो करके दिखाया जो फिर आने वाली जनरेशन में, और आज भी हम जानते हैं कि वो एक ऐसा अनुभव हमारे सामने उन्होंने पेश किया। वो एक सचेत, वो एक एकाग्र और एक अडिग फिल्मकार थे। भारत को आजाद हुए 3 साल हो चुके थे। सत्यजीत रे उन दिनों एक एड एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। एक बार कंपनी के काम से उन्हें लंदन जाना पड़ा। थोड़ा खाली वक्त मिला तो बाइसिकल थीव्स नाम की एक फिल्म देख ली, और फिल्म का असर उन पर इतना गहरा था कि कुछ ही दिनों में एक के बाद एक 99 फिल्में देख डाली। मन में अब अपनी कोई फिल्म बनाने का जुनून सवार हो गया। अपनी फिल्म में वो आम लोगों की दुनिया दिखाना चाहते थे, गांव जाना चाहते थे, गांव वालों की बात सुनाना चाहते थे। उन्हें विभूति भूषण बंदोपाध्याय का लिखा एक नॉवेल याद आया जो उन्होंने 1947 में पढ़ा था। नाम था पाथेर पांचाली। और कुछ महीने बाद सत्यजीत लंदन से भारत लौट आए और शुरू हुई पाथेर पांचाली के लिए प्रोड्यूसर तलाशने की कवायद। सत्यजीत हर प्रोड्यूसर के पास गए, मगर हाथ कुछ नहीं लगा। सत्यजीत की फिल्म और सत्यजीत के अनुभव को देखते हुए कोई भी प्रोड्यूसर पैसा लगाने को तैयार नहीं था। थक हार कर उन्होंने खुद ही प्रोड्यूसर बनने की ठानी। पैसे थे नहीं तो अपनी LIC पॉलिसी बेच डाली और पत्नी का सोना गिरवी रख दिया। कुछ दिनों बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म में एक भी प्रोफेशनल कलाकार नहीं था और स्क्रिप्ट के नाम पर सत्यजीत के पास बस कुछ नोट्स
और फिल्म के सीन्स की ड्राइंग्स थी जो उन्होंने सालों पहले बनाई थी। कुछ महीने तो सब कुछ ठीक चला, मगर फिर पैसे की किल्लत होने लगी। फिल्म की शूटिंग 2 बार रोकनी पड़ी। 18 महीने इसमें गुजर गए। दूसरी ओर फिल्म के 2 मुख्य कलाकारों की उम्र बढ़ती जा रही थी। सत्यजीत को चिंता होने लगी कि अगर उनकी उम्र बढ़ी तो इसका असर फिल्म के सीन्स पर भी दिखने लगेगा, इसलिए किसी भी तरह फिल्म को आगे तो बढ़ाना ही होगा। तो उन्हें एक तरकीब सूझी। वो बंगाल के मुख्यमंत्री दफ्तर जा पहुंचे। सीएम बीसी रॉय से फिल्म पूरी करने के लिए मदद मांगी। मुख्यमंत्री सरकारी पैसा देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन फिर भी फिल्म की कहानी सुनी। मीटिंग खत्म होते होते सत्यजीत रे को पाथेर पांचाली के लिए 2 लाख रुपए मिल चुके थे। बंगाल सरकार उनकी फिल्म की ऑफिशियल प्रोड्यूसर बन गई। 1955 में पाथेर पंचाली रिलीज तो हुई, मगर 3 हफ्ते में ही हाँफ गई। सत्यजीत उदास थे। जिस फिल्म के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, उसकी ऐसी हालत वो कैसे देख सकते थे। लेकिन खेल तो अभी होना था। माउथ पब्लिसिटी ने सिनेमा घरों में भीड़ खींचनी शुरू कर दी। शो अचानक हाउसफुल होने लगे। अकेले विदेश से इसने 9 लाख रुपए का कारोबार दिया। 1 साल बाद फिल्म फ्रांस के कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जानी थी, लेकिन फिल्म दिखाई जाती उसके पहले ही ज्यूरी ने 4 कमर्शियल फिल्में देख ली थी। नतीजतन पाथेर पांचाली का नंबर आते आते कई जज इसे देखे बिना अपनी जगह से उठ गए, और जब फिल्म खत्म हुई तो चारों तरफ तालियों का शोर था। नतीजा ये हुआ कि पूरी ज्यूरी ने अगले रोज फिर से पाथेर पांचाली देखी और इसे बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला। सत्यजीत रे को अवार्ड तो मिला, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो फ्रांस जाकर अवार्ड ले पाते। पाथेर पांचाली को देसी विदेशी मिलाकर कुल 11 फिल्म अवार्ड्स मिले थे। सत्यजीत रे का हौसला बढ़ा तो उन्होंने 2 फिल्में और बनाईं, अपराजितो और अपुर संसार। तीनों फिल्मों को अपू ट्रिलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये कितने अफसोस की बात है कि एक हादसे में तीनों फिल्मों की रील्स जल गई थी। बाद में बड़ी मेहनत से इनकी रील्स फिर से हासिल की गई। द ललन टॉप में सिनेमा एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी ये कहानी सुनाते हैं। 1993 में उनकी जो फिल्में हैं उसके जो नेगेटिव्स हैं, उनको ओरिजिनल नेगेटिव्स को भेजा गया साउथ लंदन की एक लेबोरेटरी में, हेंडरसन फिल्म लेबोरेटरी में। और वहाँ पे जब काम चालू होने वाला था उससे पहले ही वहाँ नाइट्रेट का जो एक फिल्म स्टॉक था उसमें धमाका हुआ और उससे आग फैल गई। आग फैलने से वहाँ जितनी फिल्मों के नेगेटिव्स थे वो जल गए या अधजले हो गए या बहुत ख़राब हो गए। अपू ट्रिलॉजी भी उन्हीं में से एक फ़िल्म थी, उनकी जो 3 फिल्में हैं, और वो बहुत ख़राब हालत में हो गई थी। एक बार के लिए तो टेक्नीशियन ने देख के कहा था कि भाई इसका कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन जो अकेडमी की फिल्म आर्काइव्स थी उसके लोगों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए सारा का सारा जो अवशेष था या जो बचा हुआ स्टॉक था या जिस भी स्थिति में वो नेगेटिव्स अवेलेबल थे उनको मंगा लिया LA के अंदर। LA में उन्होंने अपने स्टोरेज वॉल्ट्स के अंदर उसको सहेज के रख दिया। लेकिन चूंकि वो इतनी ख़राब हालत में थे कि अब आगे क्या किया जाए, तो कोई जतन हुआ नहीं और समय बीतता चला गया। और करीब 20 साल बाद अमेरिका की ही एक कंपनी क्राइटेरियन अपू ट्रिलॉजी को रेस्टोर करना चाह रही थी, लेकिन उनके पास खाली डुप्लीकेट्स थे, ओरिजिनल नेगेटिव्स थे नहीं। तो इसे खोजते खोजते उन्हें पता चला कि भाई एकेडमी की वॉल्ट के अंदर ये है, इस स्थिति में, जले हुए स्थिति के अंदर। वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने डब्बों को खोल के देखा तो इनिशियली तो एक बार वो पीछे हटे क्योंकि बहुत ख़राब हालत में नेगेटिव्स थे, लेकिन फिर उन्होंने उसको लिया और उन्होंने इसको भेजा इटली के अंदर। इटली में एक रेस्टोरेशन का काम करने वाली एक कंपनी या संस्था है जिसका नाम है लिमिजिन रेट्रोवाटा, और इटली के बोलोना शहर के अंदर वो है और दुनिया में सबसे मशहूर है एक तरीके से। वहाँ के टेक्नीशियन ने बहुत ही धीरे धीरे, बहुत धैर्य से बहुत ही उससे काम लेते हुए उनको सही करना शुरू किया। और फिर जो सीन्स जल चुके थे उनको रिक्रिएट करने के लिए डुप्लीकेट्स की मदद ली गई। तकरीबन 1000 घंटे की मेहनत के बाद अपू ट्रिलॉजी की तीनों फिल्मों को 4K रेजोल्यूशन में रेस्टोर किया जा सका। सत्यजीत रे को फिल्म इंडस्ट्री में आए 12 साल गुजर चुके थे। इस दौरान लव स्टोरीज बढ़िया कमाई करने लगी थी। सत्यजीत रे ने तब साइंस फिक्शन शॉर्ट मूवी बनाने का रिस्क उठाया। स्क्रिप्ट एक एलियन को लेकर थी जो दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आया था। बजट की मारामारी ने सत्यजीत के सपने पर विराम लगा दिया। फिल्म तो नहीं बनी, अलबत्ता एक मैगजीन में उन्होंने इसकी कहानी छपवा दी। रे अब अपनी अगली फिल्म बनाने में लग गए और देखते देखते 5 साल गुजर गए। साल 1967 शुरू हो चुका था और एक रोज सत्यजीत की मुलाकात अपने दोस्त और एक साइंस फिक्शन लेखक क्लार्क से हुई। बातों ही बातों में एलियन पर लिखी स्क्रिप्ट का जिक्र छिड़ा तो सत्यजीत ने क्लार्क को
एलियन पर लिखी ही अपनी स्क्रिप्ट सुना डाली। और ये सुनने के बाद क्लार्क ने कहा कि तुम्हें इस पर ज़रूर एक फिल्म बनानी चाहिए, अगर ये फिल्म सिनेमा के पर्दे पर आ गई तो छा जाएगी। क्लार्क की बात सत्यजीत के जहन में बैठ गई। वो इस बार कुछ बड़ा करना चाहते थे जो अभी तक किसी फिल्म में ना हुआ। लिहाजा उन्होंने इस साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट विस्तार से लिखनी शुरू की। नाम रखा द एलियन। स्क्रिप्ट तो लिखी गई, मगर उनके सामने एक समस्या और थी। फिल्म में VFX का इस्तेमाल होना था। तरह तरह के शॉट्स के लिए महंगे कैमरों की दरकार थी, लेकिन ना तो इस तरह के कैमरे सत्यजीत रे के पास थे और ना ही उन्हें खरीदने के लिए पैसा था। बहुत सोच विचार करने के बाद यह फैसला हुआ कि हॉलीवुड का रुख किया जाए। हॉलीवुड स्टूडियो कोलंबिया पिक्चर्स को स्क्रिप्ट भेज दी गई। कहानी जबरदस्त थी। कोलंबिया पिक्चर्स ने तुरंत प्रोड्यूसर बनने के लिए हामी भर दी। मार्लन ब्रांडो और पीटर सेलर्स जैसे कलाकार इस फिल्म में दिलचस्पी जता रहे थे। फिल्म की शूटिंग शुरू ही होने वाली थी कि एक रोज रे के पास खबर आई कि उनकी स्क्रिप्ट का कॉपीराइट उनके एजेंट माइक विल्सन ने अपने नाम से करवा लिया है और खुद को एसोसिएट प्रोड्यूसर घोषित कर दिया है। यहाँ तक कि कोलंबिया पिक्चर्स से भी माइक ने पैसा ले लिया है, जिसकी जानकारी रे को नहीं थी। कुल मिलाकर स्क्रिप्ट अब कोलंबिया पिक्चर्स के पास चली गई थी और रे खाली हाथ थे। दुखी मन से वो भारत लौट आए। 15 साल तक उस स्क्रिप्ट पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन फिर रिलीज हुई एक फिल्म E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। सत्यजीत रे ने इल्जाम लगाया कि यह फिल्म उनसे चुराई गई है, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग इस दावे को नकारते रहे। यह फिल्म अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी, जिसका रिकॉर्ड तब तक नहीं टूटा जब तक स्पीलबर्ग की अगली मूवी जुरासिक पार्क नहीं आ गई। आमतौर पर हॉलीवुड का क्राफ्ट इंडियन सिनेमा से बेहतर कहा जाता है, कम से कम मान्यता ऐसी है। बावजूद इसके क्रिस्टोफर नोलान, वेस एंडरसन जैसे कई हॉलीवुड डायरेक्टर्स हैं जो सत्यजीत रे को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं और उनकी फिल्मों से सीखते हैं। गजेंद्र सिंह भाटी। चाहे आप किसी भी देश को ले लीजिए, हॉलीवुड है, इंडिया है, किसी भी देश को ले लीजिए जहाँ का सिनेमा समृद्ध है और जहाँ के फिल्म मेकर्स ने अपनी छाप छोड़ी है, उन फिल्म मेकर्स की जो मेकिंग होती है और जो स्कूलिंग होती है, सेल्फ स्कूलिंग होती है, वो दुनिया के फिल्म मेकर्स की फिल्मों को पढ़ के और देख के ही होती है। उसका पहला ज़रिया होता है फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, फिल्म स्कूल्स होते हैं। तो अमेरिका के जिन फिल्म मेकर्स की प्रेरणा राय रहे, उन फिल्म मेकर्स ने फिल्म फेस्टिवल्स में या घरों में कहीं न कहीं राय की फ़िल्म को एक्सेस किया होगा और देखा होगा, जैसा हुआ भी है, और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा मशहूर उनके लिए रहे। और दूसरा, राय की फ़िल्में उस समय में दुनिया की सारी फिल्मों की तुलना में बहुत यूनिक थी। बाकी फिल्म मेकर्स की, जैसे कुरोसावा की बहुत यूनिक थी, राय की बहुत यूनिक थी। उनकी जो यूनिक और नेचुरल स्टोरी टेलिंग थी वो टाइमलेस थी। वो किसी भी टाइम में आप देखें तो आपको पुरानी नहीं लगेगी। उनके जो ह्यूमन इमोशंस कैरेक्टर्स के होते थे वो यूनिवर्सल होते थे। और उनकी फिल्मों को देख के एक किस्म की जो खुशी और सरलता भीतर हमारे हमारे अंदर का करता था इंसान, वो यूनिवर्सल एक चीज़ है। अब 70 का दशक दस्तक दे रहा था। अमिताभ बच्चन का ज़माना आने लगा था। पूंजीवाद और समाजवाद के बीच पिस रहा भारतीय मध्यवर्ग अपने भीतर एक नाराजगी और आक्रोश महसूस कर रहा था। ऐसे में फिल्मों ने एक नए दौर में प्रवेश किया। ये एंग्री यंग मैन का दौर था, एक्शन से भरपूर सीन्स का दौर था। और इसी वक्त में सत्यजीत ने भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण की ठानी। बस तलाश थी एक बेहतर कहानी की। बहुत सोच विचार के बाद तय हुआ कि प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर फिल्म बनाई जाए। शूटिंग शुरू हुई तो एक सीन में सत्यजीत को मुजरा फिल्माना था, लिहाजा डांसर की तलाश शुरू हुई। बहुत खोजबीन के बाद भी बात नहीं बन पा रही थी। एक रोज किसी ने सत्यजीत को बताया कि कलकत्ता के रेड लाइट एरिया सोनागाछी में एक लड़की रहती है जो इस रोल को निभा सकती है। सत्यजीत उस लड़की से मिलना चाहते थे तो किसी ने कहा कि वो उस लड़की को फिल्म के सेट पर ले आएंगे, मगर रे राजी नहीं थे। कह रहे थे कि अगर वो लड़की फिल्म के सेट में आ गई तो शायद सेट की चकाचौंध में उलझकर अच्छी तरह परफॉर्म ना कर पाए। तय किया गया कि सत्यजीत खुद सोनागाछी जाएंगे, लेकिन सोनागाछी की गली पतली थी, लिहाजा सत्यजीत की गाड़ी को गली के बाहर ही रोकना पड़ा। वो अपनी कार से उतरे और पैदल निकल पड़े। कलकत्ता में तब तक सत्यजीत रे एक बड़ा नाम बन चुके थे। उन्हें देखते ही लोगों का हुजूम उमड़ आया। हर कोई ताज्जुब में था कि सोनागाछी में सत्यजीत क्या कर रहे हैं। झुंड में तरह तरह की बातें शुरू हुई, पर रे आगे बढ़ते रहे। रे जब उस लड़की के ठिकाने पर पहुंचे तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि साक्षात सत्यजीत यहाँ खड़े हैं। रे ने उस लड़की से फिल्म में काम करने के लिए पूछा और चौंकने की बारी रे की ही थी। लड़की ने मना कर दिया। सत्यजीत लौट आए और इस वाकये ने सत्यजीत के चरित्र को और निखार दिया।
लोग कहने लगे कि माणिक दा अपनी फिल्मों में बारीक से बारीक चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं और यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। कुछ दिनों की तलाश के बाद शतरंज के खिलाड़ी के लिए एक कथक डांसर मिली, शाश्वती सेन, जिन्होंने फिल्म में पंडित बिरजू महाराज के गाए गाने कान्हा में तो से हारी पर परफॉर्म किया। लेकिन उन्हें ये रोल मिला कैसे? सुनिए खुद शाश्वती सेन से। जब दादा ने शतरंज के खिलाड़ी बनाने की सोची तो द फर्स्ट पर्सन व्हेन ही थॉट अबाउट द दरबार सीन, द फर्स्ट पर्सन हु केम टू हिज माइंड वाज माय गुरु पंडित बिरजू महाराज जी। और मैं उन दिनों कोई प्रोफेशनल लेवल पे डांस नहीं सीख रही थी या न करती थी। जब सत्यजीत दादा महाराज जी से और सारी बातें कुछ ग्रुप डांस का कुछ फैसला कर लिए थे, तय कर लिए थे कौन क्या करेगा। फिर उन्होंने सोलो के लिए महाराज जी से कहा कि एक अच्छी सी लड़की मेरे मन में है, मेरे दिमाग में है, आप ही की शायद शागिर्द है, आप ही की स्टूडेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको मैं उस फॉर्म में, उस डांस में लूँ। एंड देन आई वॉज कॉल्ड अपॉन। और मैं तो एकदम मतलब इट वॉज सेवन्थ हेवन फॉर मी कि सत्यजीत दादा मुझे बुलवा रहे हैं, महाराज जी बुला रहे हैं। तो मैं जब गई उनके सामने तो द फर्स्ट थिंग ही सेड, ओ यस दिस इज़ द गर्ल, तू ही नीचे छिली ना विज्ञान भवन, ही सेड इन बंगाली, कि तुम ही नाची थी ना कुछ साल पहले विज्ञान भवन में। तो मैंने कहा हाँ दादा, आपने देखा था, आपको याद है? बोले हाँ मुझे बिल्कुल याद है और तेरा चेहरा मुझे याद है और तुझे मैं ढूंढ रहा था। दिस इज़ द गर्ल आई वॉन्ट टू फॉर माई डांस। तो महाराज जी इसको आप सिखाइए। तो मैंने कहा दादा मेरे घर में कोई नहीं अलाउ करेगा, मेरा घर बिल्कुल अलग ढंग का है और डॉक्टर है मेरे फादर, मेरे फैमिली में कोई डांस म्यूज़िक तो पहले कोई सिखा ही नहीं था और मुझको इस तरह से फिल्म में बिल्कुल नहीं, आई एम सॉरी दादा प्लीज़। तो बोले अरे क्या मतलब है, मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा सा तुमको ब्रेक दूंगा, चलो। एंड he did not even listen to me, there was no excuse that he heard। वो बस अपनी गाड़ी में बैठ के महाराज जी को बोले महाराज आप आइए, ए तो चल अपने घर ले चल मुझे। वी ड्रोव होम। तो जब घर गई बेल बजाया, मम्मी तो मेरे पीछे दादा को देख के ऑलमोस्ट फेंट हो रही थी। बोली ये क्या बात है, तुम ऐसे किसको लिया, इतने बड़े आर्टिस्ट और तुमने मुझे खबर भी नहीं किया, कोई तैयारी भी नहीं हुई। मैंने कहा मम्मी तैयारी तो मुझे ही नहीं करने दिया उन्होंने और मैं खुद ही समझ नहीं पाई, बिफोर आई कुड अंडरस्टैंड ही जस्ट सेड नहीं चलिए। फिर उसके बाद दादा को उन्होंने पूछा हाँ ज़रूर बताइए क्या बात है। तो दादा ने यही बताई अपनी इच्छा। तो मेरे पापा कहते हैं नहीं ये शौक से थोड़ी छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो डॉक्टर ही बनेगी, वो पढ़ भी रही है उस हिसाब से। फिर दादा तो चले गए। फिर माय फादर परहैप्स दैट नाइट ही स्पोक टू हिज इमीडिएट फैमिली, उनके भाई वगैरह से। तो वो लोग सभी लोग बोले कि अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े डायरेक्टर, ये तो हम लोगों के लिए बहुत इज़्ज़त की बात है, तुम्हारी बेटी को उन्होंने इस तरह पसंद किया है। एंड सो दैट वाज हाउ आई वाज सिलेक्टेड। 1977 में रिलीज हुई शतरंज के खिलाड़ी सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी। बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस मिलने के बावजूद उन्होंने इसके बाद बस एक और हिंदी फिल्म बनाई और बंगाली फिल्मों की तरफ लौट गए। इसके पीछे कई कारण गिनाए जाते हैं। वरिष्ठ सिने पत्रकार सैयद मोहम्मद इरफान। हिंदी में उन्होंने फिल्में क्यों बनाई, ये उनका अपना चुनाव था, क्योंकि जिस बांग्ला साहित्य और संवेदना के साथ उन्होंने जीवन जिया और बंगाल में जिस तरह का नवजागरण की जो चेतना थी उसको साहित्यिक कृतियों के माध्यम से सामने लाया जाए, शायद वो उनकी एक मुख्य चिंता रही होगी। क्योंकि फिल्म बनाकर उन्हें कोई अपने महल खड़े करने थे, शायद वो उनकी कोई इच्छा का कोई केंद्र नहीं था कि फिल्म बनाने उतर पड़े हैं तो उस विशद साइकिल में अच्छी बुरी कुछ भी बनाते रहें। उसके बजाय हमेशा उन्होंने फिल्म माध्यम का एक सार्थक एक मानव हित में एक उपयोग करने की दृष्टिकोण से फिल्में बनाई। 40 साल के फिल्मी करियर में सत्यजीत रे ने 36 फिल्मों को डायरेक्ट किया। फीचर फिल्मों के साथ उन्होंने शॉर्ट फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई। 36 में से 21 फीचर फिल्मों के लिए उन्होंने दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के अवार्ड जीते। जब सत्यजीत रे को बताया गया कि उन्हें लाइफ टाइम ऑस्कर पुरस्कार दिया जा रहा है
तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि उन्हें ये पुरस्कार मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्री हेपबर्न के हाथों दिया जाए। उनकी इच्छा का सम्मान हुआ। 30 मार्च 1992 को ऑड्री हेपबर्न ने उन्हें ये पुरस्कार दिया। सत्यजीत रे तब बीमार थे और कोलकाता के एक नर्सिंग होम में बिस्तर पर थे। सत्यजीत रे की जिंदगी महज निर्देशन तक महदूद नहीं थी। सच्चे मायनों में वो एक्सप्लोरर थे। ताउम्र नई चीजों से जूझते रहे। भारत से अमेरिका तक पहुंचे, लेकिन कलकत्ता से शुरू हुई उनकी जिंदगी एक चक्र पूरा करके कलकत्ता में ही खत्म हुई। और इसी के साथ खत्म होता है आज का नामी गिरामी भी। सत्यजीत रे की कहानी पेश करने की हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी बताइएगा radio@aajtak.com पर ईमेल करके। इस एपिसोड के लिए रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और प्रोडक्शन किया है हमारे साथी सूरज कुमार ने। साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेजी ने। मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। इजाजत दीजिए, अगले नामी गिरामी में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। बदलते हवा पानी से लेकर इस इकोसिस्टम की कहानी तक, अमीबा पैरामीशियम से लेकर वेल जैसे हैवी प्राणी तक, खेत खलिहान से लेकर आपके घर की बागवानी तक, आपकी हर जिज्ञासा और सवाल का जवाब है अर्थशास्त्र। इस धरती और इसके क्लाइमेट से जुड़ा ऐसा पॉडकास्ट जहां आप जानेंगे हाउ टू लिव सस्टेनेबली एंड सेंसिबली। सुनिए हर शुक्रवार आज तक रेडियो पर, मेरे यानी अमन गुप्ता के साथ।